नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अंकित रेड्डी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका आज तीसरा लेक्चर है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत के तट, मैदान और घाट। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में और बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी करेंगे। ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी और इसको देखते रहें। आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है और दूसरे लेक्चर में आपके भारत के पर्वतों के बारे में बताया गया है। देखिए, भारत की तटरेखा की बात करें तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये भारत का मैप है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में इसमें क्या है, इसके हिंद महासागर है। इसके अलावा भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की बात कर लें, जो मुख्य भूमि है भारत की, जैसे ये 9 राज्य पड़ते हैं मुख्य भूमि में, आप मैप में देख रहे होंगे इस तरीके से। तो इसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है और द्वीपों की तटरेखा को मिला लें तो कुल जो लंबाई बैठती है वो 7516 किलोमीटर कुल तटरेखा बैठती है। जैसे आप अंडमान निकोबार को मिला लें, लक्षद्वीप को मिला लें, दादर नगर हवेली को मिला लें, इन सभी की अगर तटरेखा को मिला लेंगे तो 7516 किलोमीटर बैठती है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। भारत के अगर राज्यों की बात कर लें तो 9 राज्य हैं जो समुद्र सीमा से लगते हैं, जिसमें गुजरात की जो सीमा है जो सबसे लंबी है। गुजरात राज्य आप देख सकते हैं सबसे लंबी है 1214 किलोमीटर। इसके अलावा जो सबसे कम है वो है गोवा की। ठीक है, गोवा की कितनी है, 101 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार को आप देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य है। कितनी है, 1962 किलोमीटर। आगे चलते हैं, भारतीय तटों की लंबाई मैंने आपको बताया कितनी थी, तो 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। कुल कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा, जिनकी तटों से सीमा लगती है, तो 9 राज्य हैं। कौन से मैप में देखते हैं। देखिए, पहला राज्य है गुजरात। मैंने आपको बताया गुजरात इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो इसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगती है 1214 किलोमीटर। यहाँ आपका पड़ता है महाराष्ट्र, इसको सीक्वेंस में याद करेंगे। तीसरा आपका पड़ता है गोवा, गोवा के बाद पड़ता है आपका कर्नाटक, फिर पड़ता है ये पतला सा केरल, तमिलनाडु, ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। कितने राज्य आपके पड़ते हैं, 9 राज्य पड़ते हैं। सीक्वेंस में आप याद करेंगे। चलिए देखते हैं, एक और रिवीजन करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से आप सीक्वेंस में याद करेंगे। ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा इनकी लगती है। कौन से, दोबारा से एक बार देखेंगे। आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सीक्वेंस में आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। आगे देखते हैं, भारत के तट, मैदान और घाट। देखिए, पूर्वी तट की बात कर लें। पूर्वी तट, जैसे मान लीजिए, जैसे ये भारत का मैप है, भारत के मैप में इस साइड को क्या कहते हैं, ये जिस तरफ ये मैं बता रहा हूँ ये होता है पूर्वी घाट, और इस साइड को कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। यहाँ पर कहाँ है, कुछ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ पहाड़ियों से मैदान है, तो इसे पूर्वी घाट कहते हैं, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट स्थित पर्वत श्रृंखला को, जो पूर्वी तट पर हैं पर्वत श्रृंखला को, उसको पूर्वी घाट, और पश्चिमी स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। और पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट को हमारे महेंद्रगिरी पर्वत नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पर्वतों की लगातार थोड़ी थोड़ी श्रृंखला बनी हुई है इस तरफ। तो इस साइड के पर्वतों को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट की सह्याद्री, और पूर्वी घाट के पर्वतों को कहा जाता है महेंद्रगिरी। ये घाट क्या है, ये पठारों की ढलान है। यहाँ पठार जो है छोटे छोटे, उनकी ढलान है घाट। अब देखिए, जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पूर्वी घाट इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ संयुक्त रूप से मिले तो उसको कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ मैंने आपको पर्वतों में ये पढ़ा चुका हूँ। नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोड़ा बेट्टा। ठीक है, उसका क्या नाम है, दोड़ा बेट्टा। कितनी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी में एक जगह है ऊटी, वो वहाँ की बहुत प्रसिद्ध स्थान है ऊटी, नीलगिरी में। पश्चिमी घाट के, अगर पूर्वी शिखर, पश्चिमी घाट के सबसे ऊंचे शिखर की बात कर लें तो वो है अनाईमुड़ी 2695, जो कि दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा शिखर है। और पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे शिखर की बात कर लें तो वो है महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर ऊंचा है। ये एक तरह की पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आगे देखिए, पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां हैं
यानी कि इस तरफ की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जब नदियां, जैसे मान लीजिए ये एक नदी आ रही है, ठीक है, यहाँ पर इसमें कैसे भी रुकावट आई, यहाँ से अपना रास्ता बदल लेगी, इस तरफ चलेगी, ठीक है, यहाँ पर भी कोई रुकावट आई इस तरफ चलेगी, यहाँ पर भी कोई रुकावट आई इस तरफ चलेगी, तो ये एक तरह का क्षेत्र बन जाता है दलदली टाइप का, तो उसको कहते हैं हम डेल्टा। तो पूर्वी तटीय की जो नदियाँ हैं, पूर्वी तटीय की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो कि पश्चिमी तटीय की जो नदियाँ हैं वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है, ये भी इसी तरीके का होता है। आगे देखिए, उड़ीसा के आसपास तटीय मैदान को महानदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप देखो इसके विस्तार के बारे में जान लेते हैं। जैसे गुजरात से लेके दमन के जो बीच का क्षेत्र है, गुजरात से लेके दमन के जो बीच का क्षेत्र है उसको काठियावाड़ तट कहा जाता है, क्योंकि ये तटीय है। ये जैसे पहाड़ों के बाद जो समुद्र लगता है वहाँ तटीय तो होता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गुजरात से दमन के क्षेत्र को काठियावाड़ तट कहा जाता है। दमन से जो गोवा का बीच का क्षेत्र है उसको कोंकण तट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये कई बार। गोवा से कर्नाटक का, उसको केरला तट कहा जाता है। कर्नाटक से लेके आपका तमिलनाडु यानी कि केप ऑफ कैमोरिन तमिलनाडु तक इसको क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। और केप ऑफ कैमोरिन से आपका कृष्णा नदी तक, इस तरफ जो है पूर्वी घाट में वो जो विभाजन है वो नदियों के आधार पर किया जाता है, और पश्चिमी घाट को मैंने आपको बताया है राज्यों के हिसाब से, यानी कि शहरों के हिसाब से, उसके हिसाब से किया जाता है। तो केप ऑफ कैमोरिन जो तमिलनाडु में है वहाँ से लेके कृष्णा नदी तक के जो बीच का क्षेत्र है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद कृष्णा नदी से लेके महानदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। और महानदी से लेके स्वर्ण रेखा जो पश्चिम बंगाल में नदी है वहाँ तक के क्षेत्र को कहा जाता है उत्कल तट, ठीक है। ये तट हैं, इनको आप याद कर लेंगे। आपसे ये भी पूछ लेगा कि तमिलनाडु में कौन सा है, तो ये जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु पड़ता है, तो कोरोमंडल तमिलनाडु के आसपास का तट है। चलिए, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। जो पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो पश्चिमी के अपेक्षा अधिक है, जो कृषि दृष्टिकोण से भी ज़्यादा उपयुक्त है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है। जहाँ पर अगर खेती वगैरह कृषि के दृष्टिकोण से अच्छा होगा तो वह लाभ मिलेगा, और वही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। देखिए, भारत की समुद्री सीमा विस्तारण, इसके बारे में हम जानेंगे। जो भारत की समुद्री सीमा का विस्तारण है वो कैसे है? जैसे भारत है, ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बाद समुद्री सीमा भी बनाई गई है। जैसे प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसको टेरिटोरियल सी कहा जाता है, इसे क्षेत्रीय सागर के नाम से जाना जाता है। इस पर जो देश होता है उसका पूर्णतः कंट्रोल होता है पूरा, ठीक है। तो ये कहाँ तक होता है प्रादेशिक जो समुद्री सीमा? तो ये होता है 1200 नॉटिकल मील। कितना होता है? 12 नॉटिकल मील, यानी कि 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील कितना होता है? तो एक मील जो होता है लगभग समुद्री सीमा का, एक मील वो होता है लगभग 1.8 किलोमीटर, यानी कि 1800 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे। 12 नॉटिकल मील तक क्या है? हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा है। इसके अलावा समीपस्थ मंडल की बात कर लें तो भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार होते हैं। तो ये कितना फैला हुआ है? तो ये 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात कर लें तो इसमें क्या होता है? वैज्ञानिक परीक्षण, द्वीपों के निर्माण के अधिकार, ये हमारा 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं मैप में, जो सीमा बताई गई है 12 नॉटिकल मील, इंग्लिश में कहते हैं 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील और 200 समुद्री मील, ठीक है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। मैंने आपको बताया सीक्वेंस में, मैप में, आप उसको देख लेंगे, उसी तरीके से याद करेंगे। दूसरा, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो जो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, और जब द्वीपों को मिला लेते हैं तो 7516 किलोमीटर बैठती है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई क्या है? तो भारत की जो तटरेखा की कुल लंबाई है वो 7500 किलोमीटर है लगभग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई स्थान से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है? तो विशाखापट्टनम में जो सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है किससे होता है? तो लहरों से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो कितना है? तो 12 नॉटिकल मील, यानी कि 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील तक दूरी तक फैला हुआ है? जो संलग्न क्षेत्र है भारत का वो 24 मील तक फैला हुआ है, ठीक है।
और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 मील तक फैला हुआ है। 200 समुद्री मील आपको बताया था। तीन भागों में बांटते हैं, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्र। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट। ये बार बार ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, तो ये फिर से रिपीट हुआ है। तो कोरोमंडल तट क्या कहलाता है? जो तमिलनाडु का समुद्र तट है वो। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन के बीच में कोंकण तट विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भारत किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो भारत में किस राज्य की? तो गुजरात की सबसे लंबी है, उसके बाद जो गोवा है वो सबसे कम है। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे कम लंबी है? तो गोवा की सबसे कम लंबी है। और इसी के बात करें सबसे ज़्यादा की, तो गुजरात की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र चौथे नंबर पर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट हैं, तो पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट पठारों की ढलान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किस राज्य के निकट स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य के निकट स्थित है। तमिलनाडु राज्य के निकट, नीचे श्रीलंका के आसपास भी पड़ती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तटीय मैदान को उत्कल मैदान कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया उड़ीसा के जो तटीय मैदान है उसको उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि महानदी और स्वर्णरेखा नदी के आसपास का क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? तो मैंने आपको बताया था पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियाँ हैं वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसको सह्याद्री कहा जाता है। और पूर्वी तट पर पर्वत स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ये अगला प्रश्न है, इसको महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इनको आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही हमारी क्लास, हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।